Hello friends, I hope you all are doing well and your study is going on great. Today I am going to start the next chapter of my economic series. The chapter name is the Public Finance of India. But before discussing this chapter, I want to ask few questions from you. First question is, what does public finance means? What does public finance means? Because if the chapter name is Public Finance of India, then what is public finance? The second question is, how government receive money from its citizens? You all know कि गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है, लेकिन ये गवर्नमेंट रिसीव कैसे करती है? सेकंड क्वेश्चन इज दिस. एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ दैट मनी स्पेंट. अब अगर गवर्नमेंट रिसीव कर रही है पैसा अलग अलग तरीके से, तो उसको स्पेंड कैसे कर रही है? एंड माय फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ दैट मनी गवर्नमेंट मैनेजेस फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट. फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स सोशल सेक्टर के लिए आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सैनिटेशंस की बात करें. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपके रोड आ गए, स्कूल्स आ गए, कॉलेजेस आ गए, ब्रिजेस आ गए. तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट उस मनी को कैसे मैनेज करती है? तो ये कुछ क्वेश्चन हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डज पब्लिक फाइनेंस मीन्स. तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो देखिए, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि हमारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास होगा. ठीक है, यू कैन से दैट कि आपका पैसा या मेरा पैसा या किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सिटीज़न का पैसा, जो इंडियन सिटीज़न है उसका पैसा अगर हमारी गवर्नमेंट के पास होगा तो उसी को हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस. उसी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक फाइनेंस. मीन्स यू कैन से दैट मनी ऑफ इंडियन सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट. money of Indian citizens with the government. ठीक है, तो ये बात होगी, आपको पब्लिक फाइनेंस का पता चल गया. लेकिन ये जो नेक्स्ट तीन क्वेश्चन है, कौन से नेक्स्ट तीन क्वेश्चन? कि गवर्नमेंट रिसीव कैसे कर रहा है, गवर्नमेंट उसको स्पेंड कैसे कर रहा है, उस मनी को मैनेज कैसे कर रहा है ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो पूरी कंट्री की. अगर मैं बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन क्वेश्चंस हम एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, हम एक स्टेटमेंट के थ्रू जानते हैं, जिसे बोलते हैं बजट. जिसे क्या बोलते हैं? बजट. या जिसे बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मैंने कहा कि ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कि गवर्नमेंट पैसा रिसीव कैसे करती है, गवर्नमेंट उसको कहाँ स्पेंड करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे यूटिलाइज करेगी. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ द बजट और द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू क्लियर, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. बजट. एक्चुअली द बजट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नोवेयर, ठीक है ना, नोवेयर, WHER, नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है. द वर्ड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112. ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगर क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, द वर्ड बजट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एब्सोल्युटली 101% क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, बिकॉज बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यहां तक क्लियर हो गया. अब मैं आपको गवर्नमेंट का बजट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले आपके बजट की डिस्कस करूंगा. मैं पहले आपके बजट को डिस्कस करूंगा. वो कैसे करूंगा? देखिए, जब आप टीन एज में थे, जब आप छोटे सारे बच्चे थे, अराउंड 10 to 12 ईयर के पास भी थे, उससे भी छोटे थे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करते थे? जब भी अपने मामू के घर, नानी के घर, किसी अंकल के घर जाते थे, तो आपको 10 to 20 रुपीज सपोज मिलते थे. 10 to 20 रुपीज़ मिलते थे. कितने मिलते थे? 10 to 20 रुपीज़ सपोज आपको मिलते थे. इस 10 to 20 का आप क्या करते थे? जब भी अगर आपको, तो वो सुबह के टाइम मिलते थे, तो आप सोचते थे अच्छा दिन को मैं एक तो आइसक्रीम ले लूँगा. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई पेंसिल चाहिए होगी तो वो भी ले लोगे. उसके बाद आप सोच रहे थे कि मैं 5 रुपीज़ जो है वो सपोज मैं कल के लिए भी रख दूंगा. मतलब एक ऐसी आप प्लानिंग करते थे. ठीक है ना, उस चाहे वो आपको 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, अगर नहीं तो आपने कोई चॉकलेट भी लेनी थी, कोई खाने पीने के लिए और भी कोई चीज़, कोई खेलने के लिए भी आप, मतलब डिपेंड करता है ना कि आपको कितना पैसा मिला है. अब वो सारी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं आप? सपोज आपको 50 मिला है तो आप 50 के अकॉर्डिंगली ही करेंगे, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो लिमिटेड है. वो जो पैसा आपको मिला है वो लिमिटेड है. आप उसके अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को प्लान करेंगे कि आपने क्या क्या करना है. ठीक है, तो ये हो गया सपोज आपका बजट. आपने चॉकलेट ले ली,
आपने एक पेंसिल ले ली, आपने 5 रुपीज़ मतलब शाम के लिए रख दिए या दूसरे दिन के लिए रख लिए, और उसके बाद कोई टाई ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरे पास जो ये अमाउंट है ये लिमिटेड ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी प्लानिंग की जो जो चीज़ें आपको चाहिए थी उसके पर्सपेक्टिव से आपने इन चीज़ों को खरीद लिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग, दिस इज़ कॉल्ड एज बजट, दिस इज़ कॉल्ड एज बजट। तो अब मुझे लगता है कि अब तो आपको बजट में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो जो गवर्नमेंट जिस बजट के बारे में आज आप पढ़ रहे हैं, ये बजट तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, ठीक है ना, ये बजट तो आप बचपन से बनाते आ रही हो। तो मैंने कहा था कि सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका, कौन सा क्वेश्चन था कि हाउ गवर्नमेंट रिसीव मनी फ्रॉम इट्स सिटीजन। सेकंड था कि हाउ दैट मनी स्पेंड एंड हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस इट फॉर द ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ द मतलब कंट्री। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको कहा था कि बजट के थ्रू पता चलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बजट की बात करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर क्या होता था कि मतलब सेपरेट डॉक्यूमेंट्स, 3 separate documents were presented, ठीक है, were presented before the parliament। आई होप आपको पार्लियामेंट का बारे में तो पता ही होगा, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में तो पता ही होगा। इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, मैंने डिस्कस भी किया। गवर्नमेंट के सारे 3 ऑर्गन्स होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा एंड देन द प्रेसिडेंट, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको नहीं डिस्कस करूंगा, वो हम पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि 3 सेपरेट डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, ये पहले की बात थी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट उसमें से कौन सा था आपका इकोनॉमिक सर्वे। मतलब अगर आपको कभी भी बजट, कभी भी ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिक फाइनेंस की समझ नहीं आई है ना, तो आज आ जानी है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए। एक आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा था आपका रेलवे बजट, और थर्ड था माय डियर स्टूडेंट्स आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसको हम बोलते हैं बजट, जिसको हम क्या बोलेंगे, बजट, ठीक है। तो अर्लियर ये 3 सेपरेट डॉक्यूमेंट इस पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किए जाते थे, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे। अब व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे माय डियर स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक सर्वे इज नथिंग, एक ऐसा सर्वे जो आपको एक ओवरऑल आइडिया, एक ओवरव्यू दे किसी भी कंट्री का। सपोज ये कंट्री एक्स है, तो इसकी पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में, इसकी पूरी इकोनॉमी के बारे में जो आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको एक ओवरव्यू दे कि उसमें क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या सक्सेस रेट है, उसके बाद मतलब नेक्स्ट कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या मेजर हाइलाइट्स क्या रहा है थ्रू आउट द ईयर्स। तो जो उस कंट्री की हाइलाइट्स को आपके सामने लाए, उसके कंसर्न्स को आपके सामने लाए, उसके ओवरव्यू को आपके सामने रखे, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे। उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक सर्वे। मैं एक 1 लाइन इसके लिए लिख देता हूं इकोनॉमिक सर्वे में, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इट गिव अ डिटेल्ड व्यू ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, डिटेल्ड व्यू ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द country, and you can say that and suggested measures, ठीक है ना, and suggested measures टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये 1 लाइन आपको याद रखनी है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीएससी भी पूछ सकता है, या अदर जो स्टेट के एग्जाम है वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने इकोनॉमिक सर्वे में कहा कि एक ऐसा मतलब यू कैन से दैट एक ओवरव्यू है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसके बारे में वो जो ओवरव्यू आपको मिलता है वो आपको मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से। एंड इट आल्सो टेल अस व्हाट मेजर्स, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स टू इम्प्रूव दिस पैथेटिक सिचुएशन, या जैसी भी सिचुएशन होगी उसको फर्दर इंप्रूव करने के लिए क्या वे फॉरवर्ड्स हैं, क्या सजेशंस हैं, उसको भी हमें इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है, ठीक है। ये चीज आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन जो क्वेश्चन आता है इसमें से माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये आता है कि हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे। अगर तो आप कोई भी लोकल एग्जाम स्टेट का दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु प्रिपेयर इकोनॉमिक सर्वे, कि ये इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका आएगा CEA। ये याद करिए इसको, चीफ इकोनॉमिक
एडवाइजर, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया? फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ये कब माय डियर स्टूडेंट्स? 1950 टू 1951 में ये प्रेजेंट किया गया। उसके बाद ये प्रेजेंट किया कब जाता है? तो ये पॉइंट भी आप इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड याद रखेंगे। ऑन द वर्किंग डे बिफोर बजट, मतलब जब भी आप बजट को प्रेजेंट करोगे उससे पहले जो भी वर्किंग डे होगा तब हम इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन, इकोनॉमिक सर्वे एक डिटेल ओवरव्यू देता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में। उसमें वो हाईलाइट करता है उसके क्या कंसर्न्स, क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस रहे हैं। हमें इवन सुजेस्ट करता है कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, व्हाट आर द मेजर्स, मतलब आपको क्या लाना चाहिए ताकि आप फर्दर कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सकें। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू कैन से दैट CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया? 1950 टू 51। एंड कब प्रेजेंट किया जाता है? बिफोर द बजट, मतलब कोई भी वर्किंग डे बिफोर द बजट अगर होगा, जब आप बजट को प्रेजेंट करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, तो उससे पहले आप इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कर दोगे। सेकंड था, मैंने कहा था सेकंड जो डॉक्यूमेंट था अर्लियर जो प्रेजेंट किया जाता था दैट इज द रेलवे बजट। अब इसके ऊपर भी दो ये मर्ज हो गया इन 2016 में, बट क्वेश्चंस अब भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। वो क्या है? रेलवे बजट की अगर मैं बात करूं तो देखिए अब ये 2016 में ये मर्ज हो गया है, विद द जनरल बजट, मतलब आज जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो जनरल बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है उसी के साथ इस रेलवे बजट को भी मर्ज किया गया है। अब एक ही जनरल बजट, एक ही बजट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट किया जाता है। बट अर्लियर मैंने कहा कि आपको ये रेलवे बजट जो था वो सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो इसको सेपरेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस एक्चुअल में इसको किया किसने था? तो वो किया था इसको ब्रिटिशर्स ने किया था। किसने? मतलब इसको सेपरेट किया था। यू कैन से दैट इन 1924 रेलवे बजट जो था वो सेपरेट हो गया था, ठीक है ना। सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, ऑफ एक्वॉर्थ, ACWORTH, Ackworth committee. This committee is important. The examiner can frame a question कि Ackworth committee is related to which of the following systems या which of the following ऑप्शंस में कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 1924 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था Ackworth committee। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन दिस रेलवे बजट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट। ये कब हो गया? उससे 1924 में ये सेपरेट हो गया। एक ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा मैंने यहां पे लिखा 2016 में ये दोबारा से मर्ज हो गया, अब एक ही बजट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो 2016 में अगर इसको मर्ज किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मर्ज किया गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, जिसका नाम क्या है आपका? BEBOK, विवेक दोबराय, DEBROY, विवेक दोबराय कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे इस रेलवे बजट को मर्ज किया गया जनरल बजट। दीज टू पॉइंट्स, दीज टू कमेटीज एंड दीज 2 years आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ईयर्स फॉर मतलब जनरल जो लोकल एग्जाम्स हैं, और कमेटी आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी, मतलब सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टिल नो आई हैव डिस्कस्ड फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक सर्वे एंड द सेकंड इज द रेलवे बजट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द रेलवे बजट? फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1924 इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द Ackworth कमेटी, एंड द सेकंड इज इन 2016 गेट्स मर्ज अगेन विद द जनरल बजट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी
द कमेटी नेम इज विवेक देवबराय, विवेक देवबराय। ठीक है, आई होप ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसको मैंने क्या कहा कि जिसको हम क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बजट। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये आता है कि हु प्रिपेयर बजट, हु प्रिपेयर बजट, हु प्रिपेयर बजट, ये बजट प्रिपेयर कौन करता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। ठीक है, ये अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई स्टेट पीएससी का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया है तो फिर मे बी यू मतलब यू विल टेक टाइम, आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगने के बाद समझ आएगा कि हाँ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, मुझे नोट डाउन करने चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी जगह पे मैंने 3-4 साल अगर इन्वेस्ट किए हैं तो आप उस टाइम का फ़ायदा लें, क्योंकि अक्लमंद, वाइज एंड द जीनियस पर्सन आर दोज जो दूसरे की गलती से सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करना है कि ये इन चीज़ों को, इनको पॉइंट मतलब नोट डाउन करना है अपनी नोट्स बुक पे और चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो हु प्रिपेयर द बजट? द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दिस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर कम अंडर विच मिनिस्ट्री? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपको देखो कि ये एक न्यूमेरिकल डेटा, कि सपोज इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारा गवर्नमेंट को कौन देता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु गिव न्यूमेरिकल डेटा, who give numerical data of how much tax has been collected and how much स्पेंड एटसेट्रा। ठीक है ना, हाउ मच स्पेंड एटसेट्रा टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को ऐसा ये न्यूमेरिकल डाटा देता कौन है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है एनएसओ। तो ये एनएसओ अर्लियर जो था इसको हम सीएसओ बोलते थे। ठीक है ना, सीएसओ बोलते थे, इसको क्या बोलते थे? सीएसओ। अब सीएसओ और प्लस एनएसएसओ ये दोनों मर्ज होके तो आपका ये बना है एनएसओ। लेकिन ये एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये आता है मोसपी के अंडर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय इन्फ्लेशन टॉपिक, जहां पे मैंने डिस्कस किया है वहां पे ये एनएसओ और मोसपी के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। तो मोसपी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड एनएसओ हो गया आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मैंने क्वेश्चन 2 यहाँ पे रिलेटेड टू बजट डिस्कस किए। एक तो ये प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ रही है कि मतलब ये न्यूमेरिकल डेटा कौन गवर्नमेंट को देता है कि आपको कितनी इनकम जो हुई है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, कितना रेवेन्यू आपके पास आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये सारा एनएसओ देता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मोसपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब इट विल टेक टाइम, अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा लग भी जाता है, लेकिन इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि दोबारा आपको फिर से इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कुछ मोर फैक्ट्स मैं आपको रिलेटेड टू बजट बता देना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि बजट एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन यू विल सी बजट इन द इकोनॉमिक्स चैप्टर, आपको पार्लियामेंट में, सॉरी पॉलिटिकल चैप्टर में, वहाँ पे आपको पार्लियामेंट में भी देखने को ये चीज़ मिलेगी, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना है। तो मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू बजट डिस्कस करूँ तो बजट देखिए ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। ठीक है, लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका जो वर्ड का नाम है बल्गा, BULGA, विच मीन्स लेदर बैग, विच मीन्स लेदर बैग। ये आपको यूपीएससी रेयर चांसेस में पूछेगा, लेकिन स्टेट के जो अदर एग्जाम्स में इनमें पूछा जा सकता है। एक चीज, सेकंड, फर्स्ट बजट कब प्रेजेंट किया गया? फर्स्ट बजट, ठीक है ना, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया कब प्रेजेंट किया गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 18 फरवरी 1860, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फादर ऑफ इंडियन बजट किसको बोलते हैं? ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन बजट, फादर ऑफ इंडियन बजट बोलते हैं जेम्स विल्सन को, JAMES, क्योंकि सबसे पहला बजट इन्होंने ही प्रेजेंट किया था। तो फादर ऑफ इंडियन बजट कौन से हो गए? उसके बाद फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ
इंडिपेंडेंट इंडिया, ये किसने प्रेजेंट किया माय डियर स्टूडेंट्स? ये किया आपका R.K. शानमुखम, MUKHAM, R.K. शानमुखम। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कब प्रेजेंट किया? 26 नवंबर इन 1947, 26 नवंबर 1947। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपको और याद रखनी है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि शंकराचार्य कमेटी, कौन सी कमेटी? शंकराचार्य। कभी आप देखेंगे बजट को सपोज फरवरी में, कभी जुलाई में, कभी नवंबर में, कभी जनवरी में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस मतलब बजट को कौन से सारी मंथ में, कौन सी डेट को प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए एक कमेटी जो थी वो बनाई गई, जिस कमेटी का नाम है शंकराचार्य, SHANKAR, ठीक है ना, शंकराचार्य कमेटी। शंकराचार्य, सॉरी मैंने स्पेलिंग इसका यहाँ पे गलत लिखा, शंकराचार्य कमेटी, ठीक है ना। ऑन द कैलेंडर ऑफ बजट, ऑन द कैलेंडर ऑफ बजट, ठीक है ना। तो ऑन द कैलेंडर ऑफ बजट, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे 26 नवंबर 1947 देख के याद आया, तो ये कमेटी भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड टू द कैलेंडर ऑफ बजट के कौन सी डेट को कैलेंडर जो है वो प्रेजेंट किया जाए पार्लियामेंट में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। इसके अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा, जैसे रिपब्लिक इंडिया में सबसे पहले कब प्रेजेंट हुआ, किसने प्रेजेंट किया। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स ना मैं आपको वहां पे दे दूंगा, ठीक है। वहां पे उन पे मैं मेंशन कर दूंगा ये सारी चीजें, ताकि यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम इन चीजों पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। एक बता देता हूं चलो कि फर्स्ट जो है बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कब प्रेजेंट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट 28 फरवरी, ठीक है ना, 28 फरवरी 1950। और ये किसने प्रेजेंट किया? ये माय डियर स्टूडेंट्स किया जॉन मैथाई, ठीक है ना, जॉन मैथाई। बाकी जो भी रिलेटेड टू बजट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो एक एग्जामिनर आपकी क्वेश्चंस में पूछ सकता है, वो चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मेरी याद रखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इतना फैक्चुअल पार्ट क्यों है, बिकॉज अगर आपने यूपीएससी 2023 का पेपर देखा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी थे, या यू कैन से दैट कि कंसेप्ट के साथ मेजर मतलब क्वेश्चंस जो हैं उनमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी हुई थी, जिसकी वजह से वो जो पेपर था इस बार वो टफ था। तो मैं अब इस बजट की बात करता हूं। बजट जिसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने एक चीज कहा कि नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड बजट इज नोवेयर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। जो टर्म मेंशन है दैट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 112 112। अगर आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता है कि वो आर्टिकल 112 है, तो फिर आपको एक आर्टिकल यहाँ पे और भी याद रख लेना चाहिए, मनी बिल के रिलेटेड आर्टिकल 1110। आर्टिकल 1110 में और भी सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड, जहाँ से थोड़ा थोड़ा उसको हम लिंक कर सकते हैं, आपको चीज़ें बताता जाऊँगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो मैं अगर इस बजट की बात करूँ तो माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ नथिंग, इट इज़ एक्चुअली यू कैन से दैट कि एक स्टेटमेंट है। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? ऑफ ऑल इनकम, of all income and expenditure of all income। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या? तो स्टेटमेंट है जिसमें सारा इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है किसका? ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। आर यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट एलोकेट करती है ना जो अमाउंट ऑफ मनी, in the year to come। मतलब how much amount the government allocate, how much money the government allocates for the various programs like education, sanitation, health, infrastructure। कितना उसके लिए allocate कर रही है, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है वो भी इसी बजट में दिया होता है, ठीक है। तो आप सिंपल बस इतना याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि यू कैन से दैट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज derived from the Latin word which means word bulga which means leather bag।
Then second important thing, the annual financial statement which is mentioned under Article 102 in the Constitution of India. Third important is the budget is nothing, it is actually the statement of all income and expenditure of the government. If still you are not get the points what I am trying to say, तो my dear students आपको क्या करना है कि देखिए आप अपने घर की बात कर लीजिए, ठीक है। तो आप एक पूरे मंथ में क्या करते हैं कि अपना जो भी इनकम आती है, आप मतलब अगर कहीं सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर आप, या जो भी आप बिजनेस वगैरह जो भी आपका काम है, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो भी मनी आ रही है, ठीक है, तो उसमें जितना भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो एक रजिस्टर में आप मेंशन करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे हमारा कितना इनकम था और कितना एक्सपेंडिचर था, ये भी चीजें आप करेंगे ना। तो सिमिलरली ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सारा गवर्नमेंट का इनकम और एक एक्सपेंडिचर जो है वो सारा दिया हुआ है। तो या यू कैन से दैट हाउ मच अमाउंट द गवर्नमेंट एलोकेट फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, फॉर द ईयर्स टू कम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज बजट। ये भी चीज आपको याद रखनी चाहिए। सेकंड इसके रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बजट जो है वो प्रेजेंट कब किया जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी। बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी, और यू कैन से दैट फर्स्ट वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी सिंस 2017, मतलब सिंस 2017 के बाद ये 1 फरवरी या फिर जो भी वर्किंग डे होगा 1 फरवरी का उसके बाद। लेकिन अर्लियर क्या होता था, अर्लियर इसको लास्ट डे ऑफ फेब को इंट्रोड्यूस किया जाता था, लास्ट डे ऑफ फेब। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ईयर 2017 के बाद इसको 1 फरवरी या फिर जो वर्किंग डे होगा, सपोज अगर 1 फरवरी को संडे है तो उससे पहले ही जो भी वर्किंग डे होगा उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए रिलेटेड टू द बजट। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है यू कैन से दैट के बजट के बारे में कि आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डील करता है। तो ये एक्चुअल में जो बजट है ये 3 पार्ट के साथ बना है। बजट कितने पार्ट के साथ बना है? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज वही योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या होता है कि सारा यू कैन से दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंशन होता है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका 112। सेकंड माय डियर स्टूडेंट, इसमें ना एक एप्रोप्रिएशन बिल, appropriation bill, this bill is very very important under article 114 article. This appropriation bill is required to withdraw money from the consolidated fund of India. मैंने क्या बोला? CFI, consolidated fund of India, article 266 consolidated fund of India। इस फंड से पैसे को निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स दिस एप्रोप्रिएशन बिल इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अब इसमें से इस फंड में पैसा कहां से आ रहा है? जो भी गवर्नमेंट में सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू, फी के थ्रू, चलान के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, लोन के थ्रू, जो भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा पैसा इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है। अब गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, तो वो भी इसी फंड से ही पैसा जा रहा है। लेकिन इस फंड में से पैसे को विड्रॉ करने के लिए इस एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत होती है। दिस एप्रोप्रिएशन बिल इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 114। ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस कंसोलिडेटेड फंड इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल? 266। और जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे या अगर आपने पढ़ी है तो जब आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पता है तो आपको फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भी पता होना चाहिए, आपको फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका 266 ही आर्टिकल है। ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका क्लास सेक्शन मतलब उसको में क्लास 2 आ जाएगा। एंड दिस इज 267 आर्टिकल, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू डील एनी काइंड ऑफ अनफॉर्सीन या टू डील विद द एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, या कोई भी एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त हम इस फंड से जो है वो पैसे को निकालते हैं। तब हमें इस एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत नहीं पड़ती, या विड्रॉ करने के लिए पैसा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से हमें एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत नहीं पड़ती। ये फंड इसलिए होती है कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, कोई डिजास्टर, कोई फ्लड, कोई अर्थक्वेक, कोई लैंडस्लाइड, लैंड सबसाइड हो जाए, तो ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन को मीट करने के लिए हम पैसा विड्रॉ करते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये तीनों फंड्स इंपॉर्टेंट हैं। विल डिस्कस माय
इन माई पॉलिटिकल सीरीज। अदरवाइज ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अभी के लिए आप इनको गूगल करके पढ़ दीजिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल 266, जो भी इनकम आती है गवर्नमेंट की वो सारी इसी में आती है। जो सैलरी, अलोवेंसेज, पेंशन जो देती है अपने एम्प्लॉइज को वो भी इसी फंड में से देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड थर्ड इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट द बजट। सेकंड मैंने आपको कौन सा कहा, आपका अप्रोप्रिएशन बिल, एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 1117 इसमें एक रिसिप्ट पार्ट होता है ऑफ द बजट, ठीक है। यू कैन से दैट क्या होता है इसमें, रिसिप्ट पार्ट, ठीक है ना, रिसिप्ट पार्ट आर्टिकल 1117। अब ये रिसिप्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल बिल, अप्रोप्रिएशन बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज द रिसिप्ट पार्ट ऑफ द बजट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़नी है वो है अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सोर्स ऑफ इनकम या एक सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है माय डियर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल चार्ट। इसको हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे ताकि ये चीजें आपको याद रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड मतलब व्हाट आर द वेरियस सेक्टर्स, या ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पे गवर्नमेंट जो है वो अपने मनी को स्पेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनकम की बात करूं, क्यों मैं इनकम और एक्सपेंडिचर कहां से लेके आया, मैंने कहा था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो पार्ट्स आते हैं आपका, एक आता है इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। यू कैन से ये वाला मेंशन होता है, या आप ये बता सकते हैं कि हाउ मच द मनी द गवर्नमेंट एलोकेट फॉर द वेरियस सेक्टर्स, ठीक है ना, टू इम्प्रूव द सोशल डेवलपमेंट, टू इम्प्रूव द कंट्री इकोनॉमिक कंडीशंस, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसमें ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पार्ट है इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इस चार्ट के थ्रू सिर्फ आपको बताऊंगा कि इनकम कहाँ कहाँ से आती है और एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है, बट लेटर ऑन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब एक एक सिंगल में सबको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए टैक्सेस आ गई, टैक्सेस से गवर्नमेंट को क्या आती है, इनकम आती है। सेकंड जो चीज आगे आपको याद रखनी है, टैक्सेस के बाद आपको आ जाएगा आपका फीस एंड फाइन। थर्ड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट। फोर्थ माय डियर स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इनकम। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स लोन, रिकवर्ड एंड रिसीव्ड, रिकवर्ड एंड रिसीव्ड। उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स गिवन, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स गिवन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका ग्राउंड इन एड, ग्राउंड इन एड, ग्राउंड इन एड। ये सारे के सारे यू कैन से दैट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं इनको वन बाय वन डिस्कस करूंगा, ठीक है, आपको सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकंड आ जाएगा आपका डिफेंस, थर्ड आ जाएगा सब्सिडीज, फोर्थ आ जाएगा आपका स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद टू गिव एंड रीपे, टू गिव एंड रीपे लोन्स। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी गिवन फॉर लोन। And then you can say that ground in aid, ठीक है। all these points are my dear students are important for your exam perspective because why an examiner, because के examiner इसमें से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, वो पूछ सकता है कि which of the following is the expenditure part of the budget, is the expenditure part comes under the expenditure part of the annual financial statement। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास जो है वो इनकम जाती है। अब टैक्सेस क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर फी एंड फाइन, देखिए आप कोई भी पासपोर्ट बनाते हैं, कोई भी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको चालान हो जाता है,
उसके बाद आप कहीं पब्लिक पार्क में जाते हैं, वहां पे आप कोई फी एंट्री मतलब पे करते हैं, तो वो सारा का सारा भी गवर्नमेंट की इनकम में जाता है। देन डिविडेंड एंड प्रॉफिट, सपोज आपकी कोई कंपनी है XYZ, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिजनेस है, तो इसमें से आपको डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न होगा, तो जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आपके अकाउंट में जाएगा, वो आपके पास आएगा। सिमिलरली अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट की भी कुछ सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज या PSU हैं जिनमें से गवर्नमेंट को बेनिफिट अर्न होता है और वो गवर्नमेंट के कफर में जाता है, उसी को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डिविडेंड। कोई बात नहीं है, अभी के लिए आप जस्ट इनको सुनिए, मैं इनको लिखूंगा वन बाय वन। उसको बोलते हैं हम डिविडेंड एंड प्रॉफिट। देन डिसइन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कोई बिजनेस है, तो आप इसको अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द यू कैन से दैट कि इनएडुकेट क्रेडिट अवेलेबिलिटी, आपके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, तो आप एक डिसाइड करते हैं, आप क्या करते हैं कि इस कंपनी का कुछ पार्ट जो है, मींस यू कैन से दैट कि शेयर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी फैमिली के अदर मेंबर के साथ शेयर कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो उसमें आपकी अब वो भी पार्टनरशिप में आ जाएगा आपका, समझ आ गया ना। तो सिमिलरली ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या करता है कि अपनी कंपनीज को, अपने शेयर को, अपने लिक्विडिटी को, अपने एसेट को मतलब पार्शियली यू कैन से दैट उसको शेयर कर देता है अप टू अराउंड 49-50%, तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। अब जब उसको बेच देता है तो उस बेचने से उसको कुछ तो पैसा मिलेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट के अगर गवर्नमेंट अपने एसेट को पार्शियली सेल कर दे किसी दूसरे को, तो उससे जो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा वो भी गवर्नमेंट की इनकम में आएगा। बट देयर आर टू टर्म, वन इज द डिसइन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इस स्ट्रेटेजिक में यू कैन से दैट 50% और मोर देन 50%, मींस यू कैन से दैट 51% अलॉन्ग विद द ऑनरशिप कंट्रोल, अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप, मतलब जिसमें ओनरशिप भी दे दे और साथ में अपना वो मेजर एसेट बेच दे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। इसमें 50 से लेस ही रहता है और इसमें ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास रहती है, इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट के पास नहीं रहती, ये चीज अभी आप याद रखिए। उसके बाद देखिए लोन रिकवर्ड एंड रिसीव। सपोज अगर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, किसी को लोन दे दिया था, ठीक है, सपोज यू कैन से दैट नेपाल को दे दिया, भूटान को दे दिया, किसी कंट्री को दे दिया, तो अब वो लोन जो है, अब जब वो वापस रिकवर्ड करेगा तो वो भी इसकी इनकम में आएगा, ठीक है, रिसीव करेगा तब भी इनकम में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम लोन गिवन। अब सपोज अगर उसने लोन दिया था नेपाल को या किसी भी अदर कंट्रीज को, तो अब उसमें से उसको कुछ इंटरेस्ट भी मिलना है, तो वो भी इसकी इनकम में आएगा। ग्राउंड इन एड, माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी एड होती है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ पैसा दे दिया, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपने क्या किया कि आपने ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, आपने पोजीशन ले ली, तो उसके लिए मैंने आपको 10,000 का एक चेक दे दिया। लेकिन ये जो मैंने दिया, ये आपको एज अ ग्राउंड इन एड दिया, इसको आपने रिपे नहीं मुझे करना है, या मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा कि ये मुझे आप रीपे करो, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड इन एड। ये क्या आ जाएगा, ग्राउंड इन एड। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री या इंडिया किसी कंट्री को, पहले मैं किसी कंट्री की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड बैंक या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या USA अगर इंडिया को कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी देता है, ठीक है, टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मतलब अपने हॉस्पिटल्स को और अच्छा बनाने के लिए, उनमें और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट मशीनरीज को ऐड करने के लिए, अगर वर्ल्ड बैंक या IMF या फिर USA की गवर्नमेंट अगर इंडिया को पैसा देता है, लेकिन वो ऐसा पैसा है कि मतलब जिसको इंडिया को इन फ्यूचर में रीपे नहीं करना है, तो वो ग्राउंड इन एड का पार्ट होगा और वो भी इंडिया की इनकम में आएगा। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर। मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, डॉक्टर को, IAS को, प्रोफेशनल्स को, इंजीनियर्स को, सबको सैलरी देता है। लॉ एंड ऑर्डर को इवन मेंटेन करने के लिए वो एक्सपेंडिचर मतलब ट्रैफिक पुलिस वालों को दे रहा है, पुलिस वालों को दे रहा है, तो वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर तो दे रहा है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पार्ट में आएगा। डिफेंस के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को परचेज करने के लिए, जो अभी सपोज हम रशिया से, USA से, तजाकिस्तान से, उसके बाद जहां से भी हम सपोज मतलब अपने डिफेंस एंड इक्विपमेंट को, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम पैसा पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। सब्सिडीज देखिए, फूड पे है, यूरिया पे है, मतलब फर्टिलाइजर्स पे है, LPG सिलेंडर पे है, तो उसमें तो गवर्नमेंट पे कर रही है ना, तो इट मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पार्ट में आएगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम जो लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग सोशल सेक्टर्स में या अदर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल जनानी सुरक्षा योजना रिसेंटली, या मनरेगा की बात करते हैं, या किसी भी आप PM किसान की बात करते हैं,
उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, तो मतलब किसी भी स्कीम से या प्रोग्राम्स की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट उसके लिए पैसा कुछ ना कुछ तो एलोकेट कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा। उसके बाद टू गिव एंड रीपे लोन, बोथ दीज टर्म्स आर डिफरेंट। ग्राउंड इन एड एंड टू गिव एंड रीपे लोन बोथ आर डिफरेंट। ग्राउंड इन एड मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने रिसीव किया था फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से। बट हियर इन दिस केस इंडिया ने क्या किया, टू गिव एंड रीपे लोन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने भूटान को लोन दे दिया। अब लोन दे दिया है तो लोन देना मतलब ये इसके एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि इसने पैसा दिया है तो उसके एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा। रीपे लोन मींस इंडिया ने USA से या अदर किसी कंट्री से लोन लिया था, लेकिन इन फ्यूचर में रीपे तो करना ही है ना, तो वो जब रीपे करेगा तो वो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट टू बी गिवन फॉर लोन। फॉर एग्जांपल इंडिया ने लोन तो लिया था, लेकिन इन फ्यूचर में उस पर जब वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा वो देगा तो अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट इज आल्सो कम अंडर द विच पार्ट, आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। नेक्स्ट इज द ग्राउंड इन एड। अब ये ग्राउंड इन एड, यहां पे मैंने आपको कहा था वर्ल्ड बैंक, IMF, USA, कनाडा या अदर कोई कंट्री ग्राउंड एड इंडिया को दे रही है, लेकिन इंडिया भी तो माय डियर स्टूडेंट दे सकता है। जैसे ये भूटान को बहुत ज्यादा हेल्प की है, या नेपाल को दे सकता है, या किसी अदर अपने नेबर कंट्रीज को दे सकता है। तो वो ग्राउंड इन एड जो होगा वो इंडिया अब इनको ये नहीं बोलेगा कि मुझे रीपे करो, मुझे वापस दोबारा पैसा दो, तो ये ग्राउंड इन एड भी इंडिया के एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, टिल नो वी हैव डिस्कस्ड द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये आपको अभी भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मेरे साथ मुझे बताएंगे, तो मैं इन चीजों को फिर से डिस्कस करूंगा। लेकिन ये मतलब यू कैन से दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जितनी भी आप इन चीजों को आप अच्छे से समझेंगे उतनी आपको इकोनॉमिक्स में एक अच्छी ग्रिप बनेगी, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ मतलब यू कैन से दैट मोर और लेस कंसेप्चुअल पार्ट है, मतलब एग्जामिनर जो होगा वो भी उसी पे फोकस करता है। तो एक बार क्विक रिवीजन की बात कर देते हैं। अगर मैं इनकम की बात करूं तो टैक्सेस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं या डायरेक्ट टैक्सेस हैं, विल डिस्कस इसी लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद टैक्सेस की बात करें, फी एंड फाइन। आप सपोज सिंपल सी बात याद रखिए, आप किसी पार्क में जाते हैं, वहां पे आप देते हैं ना फी, इंटर होने के लिए कोई फी तो देते होंगे, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। फाइन हो गया, आपको सपोज आपका चलान हो जाता है तो वो भी इसी में पार्ट आ जाएगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि अगर कोई XYZ कंपनी है, फॉर एग्जांपल ONGC है, सेल है, गेल है, PSU कोई भी है अगर गवर्नमेंट का, तो उसमें से जो प्रॉफिट अर्न होगा ना वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो गवर्नमेंट का इनकम का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट इनकम, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई चीज है, मैं उसका कुछ पार्ट जो है अपने फ्रेंड को बेच देता हूं, तो मुझे फ्रेंड पेमेंट तो करेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। लोन रिकवर्ड एंड रिसीव, फॉर एग्जांपल इंडिया ने लोन दिया हुआ था, अब उसको रिकवर कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो वो उसके इनकम पार्ट में आ रहा है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरेस्ट फ्रॉम लोन गिवन। फॉर एग्जांपल आपने लोन दिया था और उसके बदले में अब आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो वो भी इनकम का पार्ट आएगा। ग्राउंड इन एड रिसीव्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, और यू कैन से दैट एनी अदर कंट्री लाइक USA, कनाडा एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे आप रिसीव कर रहे हो। दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैवंट दैट यू नीड नॉट टू रीपे, ठीक है ना, जो आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है। एंड एक्सपेंडिचर पार्ट, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, उनको जो पे करती है उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो पैसा मतलब उसके अकाउंट में से जाएगा सपोज, वो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। डिफेंस में मैंने कहा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, सब्सिडीज के लिए आपको पता है, फूड के लिए है, फर्टिलाइजर्स के लिए है, देन LPG पे मिलती है, तो हम तो नहीं पे कर रहे हैं, हमें तो वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो पे कर रहा है ना, तो दैट इज द पार्ट अंडर एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिया, टू गिव एंड रीपे लॉन इंटरेस्ट एंड दैट फाइनल इज द ग्राउंड इन एड। ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर किसी को नहीं पता चला है तो प्लीज गो बैक, इसको दोबारा से वापस एक बार फिर से देखिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब ये जो भी मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, अभी देखो अब आपको क्या समझ आना है कि इस पूरे को जो भी मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसको क्लासिफाई किया गया है इन द टू पार्ट्स ऑफ द बजट। ऑल इनकम्स, सॉरी, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो मैंने डिस्कस किया ना आपके साथ, इसको क्लासिफाई किया गया है into two parts of budget, into two parts of budget। ये दो पार्ट्स ऑफ बजट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू अकाउंट एंड सेकंड वन इज योर कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट।
रेवेन्यू अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। कौन सा? ये वाला इनकम और एक्सपेंडिचर। अब ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू और साथ में कौन सा आ जाएगा, और ये फर्दर दोनों रेवेन्यू अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू, अभी मैंने आपको कहा था मैं रिसिप्ट बताऊंगा आपको, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर पार्ट, रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट। कौन सा? रेवेन्यू अकाउंट भी और साथ में कैपिटल अकाउंट भी। अब ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, अगर मैं वन वर्ड में बात करूं तो ये रिसिप्ट है आपका मनी अर्नड एंड दिस एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। Till now I have discussed क्या all income and expenditure further classified into two parts of the budget. First one is your the revenue account and second is the capital account, and both these accounts further divided into the receipt part and the expenditure part. Means revenue account further divided into revenue receipt and revenue expenditure. Similarly, capital account further divided into capital receipt and capital expenditure. And capital expenditure will discuss each and everything minutely, मतलब from root to the apex I will discuss, ठीक है। तो रेवेन्यू अकाउंट मैंने क्या कहा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ बने रहिए साथ में। उसके बाद मैंने वही कहा ना कि अब व्हाट इज द रिसिप्ट। रिसिप्ट पार्ट इज मतलब वेयर द मनी अर्न, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है तो इट मीन्स वो रिसिप्ट है। उसके बाद अगर आपसे पैसा जा रहा है, आप स्पेंड कर रहे हैं, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, दैट इज द एक्सपेंडिचर पार्ट। यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम। This is the budget part further divided into two parts, revenue account and the capital account. Revenue account further divided into two parts, revenue receipt and the revenue expenditure, and this capital account is further divided into the capital receipt and the capital expenditure. All these points are very very important. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बता रहा हूं, मैं वन बाय वन ये फिर से डिस्कस करूंगा। मैंने बताया आपको रिसिप्ट क्या हो गया कि मतलब आप मनी अर्न कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर क्या हो गया आप मनी स्पेंड कर रहे हैं। अर्निंग पार्ट को रिसिप्ट बोलेंगे और जो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को या जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। अब अगर मैं बात करूं कि इस रेवेन्यू रिसिप्ट में और इस कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट की, माय डियर स्टूडेंट्स बात करूंगा तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ये नॉन रिडीमेबल होता है। कौन सा? RE, ठीक है। क्या होता है ये? नॉन रिडीमेबल। अब इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स यू कैन से दैट कि किसी भी कंट्री को ये रीपे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू बी रिटर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर USA अगर इंडिया को अगर ग्राउंड इन एड दे रहा है तो इंडिया को वो रीपे नहीं करना होगा। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट होता है, आपके पास मनी आ गई, आपने अर्न ही हुआ ना, आपके अकाउंट में आ रहा है, इनकम आ रही है, तो ये लेकिन नॉन रिडीमेबल होता है। मीन्स यू हैव नो नीड टू रीपे बैक इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल USA से आपको एड मिल गई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ को अच्छा बनाया, लेकिन आपको वापस पे नहीं करना है, तो दिस यू कैन से दैट के नॉन रिडीमेबल होता है। लेकिन ये जो कैपिटल रिसिप्ट वाला होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिडीमेबल होता है, ठीक है ना। ये आपको पे भरना पड़ता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल USA क्या करता है, लोन दे रहा है किसको, इंडिया को। किसको दे रहा है, लोन दे रहा है इंडिया को, तो ये लोन तो पे करना है ना इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में तो पे करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये आ जाएगा रिडीमेबल और ये आ जाएगा आपका नॉन रिडीमेबल। एक पॉइंट इसके रिलेटेड आपको ये याद हो गया। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये रिकरिंग होता है, रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार, अगेन एंड अगेन, ठीक है ना। तो लेकिन दिस वन इज योर नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, या यू कैन से दैट एंड इररेगुलर होता है। अब अगर मैंने इररेगुलर यहां पे लिखा है तो मैं यहां पे रेगुलर भी लिख सकता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेंगी। अब रिकरिंग एंड रेगुलर, फॉर एग्जांपल आ जाएगा आपका टैक्स,
अब देखिए टैक्स गवर्नमेंट पे जो है हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट बार बार हमसे लेती है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रिकरिंग एंड द रेगुलर, और टैक्स पार्ट जो होगा वो इसी में जाएगा, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। लेकिन दिस वन इज द नॉन रिकरिंग एंड दिस इज द यू कैन से दैट इररेगुलर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में याद रखेंगे, इसका एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है एंड इट अकर विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, उसके बाद यू कैन से दैट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट में इतना ही लिखूंगा इसमें कि डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ, ये चीज तो पूछी भी हुई है, द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड मतलब जिस ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकरिंग है एंड रेगुलर है। सेकंड मैंने कहा कि ये नॉन रिडीमेबल है। थर्ड मैंने कहा एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में होता है, मल्टीपल टाइम, एक पीरियड में ही, मतलब बार बार अगेन एंड अगेन इसको हम करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको एसेट और लायबिलिटी का पता होगा। उसके बाद ये अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी कैपिटल रिसिप्ट की, तो इसमें भी कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। उसके बाद अकर विद इन मल्टीपल अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, अकर विद इन द मल्टीपल। उसके बाद यू कैन से दैट, ये पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, ये एसेट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको किसी भी बुक पे, कोई एनसीईआरटी पे नहीं मिलेंगे। मैं आपके साथ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक मेक श्योर कर दूं कि मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने बाजीराम एंड रवि के नोट्स और साथ में श्री राम IAS की बुक जो है मैंने रेफर कर रहा हूं। तो ये दोनों मतलब मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाना। टिल नो आई हैव डिस्कवर्ड दिस इज द budget further divided into two parts, revenue account and the capital account. Revenue account further classified into two parts, revenue receipt and the capital receipt, and capital account further classified into the capital receipt and the capital expenditure. What is the revenue receipt? Revenue receipt is the recurring and regular in nature, means government receiving tax again and again. ठीक है, then it is non redeemable. For example, we do not have to बी रिटर्न, और मतलब अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को भी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूएसए ने ग्राउंड इन एड प्रोवाइड किया इंडिया को, विच इंडिया नीड नॉट टू रीपे बैक इन द फ्यूचर। थर्ड, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड होता है, एंड इट डज नॉट इंक्रीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू रिसिप्ट ना ही इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी की, लेकिन हियर इट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड में होता है। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट कैसे? फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सेलिंग द शेयर ऑफ एन एसेट। आप अपने एसेट का कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट जो है वो अपने फ्रेंड के साथ, किसी अदर पार्टनर के साथ शेयर कर देते हैं, तो आपके एसेट की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई ना। पहले आपकी उसकी 100% थी, अब सपोज 50% हो गई, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो मतलब कैपिटल जो है आपका रिसिप्ट, ये आपका क्या करता है कि इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज द रिडीमेबल होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए ने लोन इंडिया को दिया, इंडिया ने रीपे करना है। नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर होता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो आई होप आपने ये चीजें नोट डाउन की होंगी, अगर नहीं किया है तो इनको दोबारा से कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आ जाएगा रेवेन्यू। मैंने कहा रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसीट पार्ट एंड एक्सपेंडिचर। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। ये मैंने क्यों लिख दिया? ताकि वीडियो का ड्यूरेशन कम से कम हो। ठीक है, तो अब कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर मैं रिसीट पार्ट की बात करता हूँ, देन एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे के सारे। देखिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है। रिसिप्ट की बात करूंगा तो फर्स्ट वन इज आ जाएगा आपका टैक्स एंड नॉन टैक्स। ठीक है, एक आ जाएगा आपका टैक्स, सेकंड आ जाएगा आपका नॉन टैक्स। अब अगर मैं इनको भी वन बाय वन डिस्कस करूंगा, ठीक है। टैक्स की अगर मैं बात करूंगा तो एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेकंड हो जाएगा आपका कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट की बात करूंगा तो ये एक नॉन ट्रांसफरेबल होता है। ये चीजें हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, ये हम इसके चैप्टर में टैक्सेशन ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। और ये जो होता है ये ट्रांसफरेबल होता है।
चलो यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी टैक्स भी क्या होता है, स्टार्टिंग से लाऊंगा आपको, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, फ्लैट टैक्स, टॉबिन टैक्स, सब बताऊंगा मैं आपको, विंडफॉल टैक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं टैक्स की बात करूंगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो होता है ये एक नॉन ट्रांसफरेबल होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है ये आपका यू कैन से दैट के एक ट्रांसफरेबल टैक्स होता है। सेकंड मैंने क्या कहा आपको, नॉन टैक्स। नॉन टैक्स वाला पार्ट कौन सा हो गया, मतलब जो टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट रिसीव नहीं करती, बल्कि देखिए किसके थ्रू रिसीव करती है, फी एंड फाइन। अभी मैं ये भी बताऊंगा कौन सी फी एंड फाइन है, ठीक है। देन यू कैन से दैट इंटरेस्ट, देन यू कैन से दैट डिविडेंड, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूं, एंड प्रॉफिट, लेकिन वो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड एंड प्रॉफिट, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्राउंड इन एड, उसके बाद आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट एस्चीट, ESCHEAT, ठीक है। ये सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट्स ये आपके नॉन टैक्स पार्ट हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन टैक्स पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। वो इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, एस्चीट, फी एंड फाइन, या इसमें से कुछ पूछ लेगा तो आपको ये चीजें मतलब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा क्या, अच्छा कि नॉन टैक्स के थ्रू कैसे कैसे वो रिसीव करता है। तो यह एक चीज और करते हैं कि ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, और देन आफ्टर आई विल शेयर अ सेपरेट नोट्स, मतलब मैं आपके टेलीग्राम के या व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप इनको नोट भी कर सकते हैं। फी एंड फाइन मैंने आपको बता दिया, आप किसी पब्लिक पार्क में जा रहे हैं, ठीक है, पब्लिक पार्क में जा रहे हैं, उसके बाद आपको चलान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप पासपोर्ट बनाते हैं, आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सारी जो फी एंड फाइन आप देते हैं वो सारे का सारा नॉन टैक्स पार्ट आएगा, वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास में उसके रिसिप्ट वाले पार्ट में आ गया। तो मैंने रिसिप्ट आपको बोला था कि इट इज द अर्निंग पार्ट, अगर मनी अर्न कर रहे हो। देन इंटरेस्ट मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोन दे दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने सपोज लोन दिया किसको, नेपाल को मैं बात करता हूँ। अब इन फ्यूचर में जब ये क्या करेगा कि ये इसको रिपे करेगा, ठीक है, विद इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो ये इंटरेस्ट वाला भी इसके पास जाएगा। देन मैंने कहा आपको डिविडेंड एंड, देन मैंने क्या कहा आपको, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। डिविडेंड में मैंने आपको क्या बोला कि गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अपने पीएसयू की बात करूं या सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक कौन सा हो गया, ONGC, गेल, ठीक है, सेल, ये अगर इनमें से अगर एयर इंडिया, ठीक है ना, एयर इंडिया अगर इनको गवर्नमेंट सेल कर देता है इसमें से कुछ पार्ट, ठीक है, तो इसमें से जो उसको प्रॉफिट आएगा उसके पास जाएगा ना, जो पैसा उसको मिलेगा वो उस गवर्नमेंट के पास आएगा, दैट इज द डिविडेंड, दैट इज द डिविडेंड। आई होप ये क्लियर हो गया। डिविडेंड क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, सॉरी, मतलब ये जो ONGC है, गेल है, सेल है, एयर इंडिया है, तो ये कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगी, जो प्रॉफिट अर्न करेंगी वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना, तो दैट इज द पार्ट ऑफ, वो आएगा किसमें, डिविडेंड में आएगा। उसके बाद ग्राउंड इन एड, जो सपोज इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से रिसीव कर रहा है। और एस्चीट का मतलब आ गया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा सपोज प्रॉपर्टी है, लेकिन उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, उसका कोई वारस नहीं है, ठीक है, तो आफ्टर हिज डेथ वो वाली प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो वो भी गवर्नमेंट का इनकम, वो भी गवर्नमेंट के नॉन टैक्स वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पर्सन डाइड, ठीक है, विदाउट एनी नेचुरल हीर्स, ठीक है ना, मतलब उसका कोई भी वारिस जो है वो नहीं है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी वो कहां पे चली जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, ठीक है। तो वो सारा का सारा आ जाएगा आपका एस्चीट वाले पार्ट में। तो टिल्लो मैंने अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करूंगा तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ, टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में ये वाली सारी चीजें आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इस एक्सपेंडिचर को डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब मैं देखता हूं इस एक्सपेंडिचर की बात करता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए गवर्नमेंट कहां कहां पे स्पेंड करता है, सबसे पहले आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट का आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट का आ गया सब्सिडीज, उसके बाद आ जाएगा गवर्नमेंट का डिफेंस, उसके बाद आ जाएगा गवर्नमेंट का ग्राउंड इन एड। ग्राउंड इन, देखिए ये पेपर में आएगा, मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें पेपर में आएंगी कि मतलब इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। बहुत सारे बच्चे मतलब आउट ऑफ 100% यू कैन से दैट 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए मैंने क्या कहा आपको, सैलरी, ठीक है ना, उसके बाद मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर,
जो गवर्नमेंट दे रहा है वो उसका एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये दो चीजें। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट किया, ठीक है ना, इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद सब्सिडीज प्रोवाइड किया, किसके ऊपर, फूड के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, यूरिया के ऊपर, डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है। उसके बाद अगर ग्राउंड इन एड जो है, ये सारा का सारा डिफेंस, सॉरी हाँ, डिफेंस के मतलब इक्विपमेंट, एमिनेशन, आर्म्स जो है वो परचेज कर रहा है स्कूल, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। देन ग्राउंड इन एड जो होगा, सपोज अगर किसी कंट्री को दे रहा है तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कैपिटल वाले की बात करता हूं, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कैपिटल रिसिप्ट एंड यू कैन से दैट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे हमने रेवेन्यू अकाउंट की बात की थी। रेवेन्यू अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छे से डिस्कस किया हमने। अब यहाँ पे भी बात करते हैं, दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस रेवेन्यू अकाउंट यू कैन से दैट, रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनेगा, रेवेन्यू अकाउंट मेनली या प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू पे बैक, ठीक है। यू कैन से दैट कि प्राइमरली consist of money that the government needs to pay back, जो गवर्नमेंट को पे वापस करना है, दैट इज द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दिस कैपिटल अकाउंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू सीआर एंड सीई। सीआर इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड सीई इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीआर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेट एंड नॉन डेट पार्ट। डेट पार्ट वो हो गया जो गवर्नमेंट के ऊपर अब कर्जा आ गया एंड गवर्नमेंट हैव टू पे बैक, ठीक है ना, दैट इज द इन फ्यूचर में मतलब उसको पे करना है। लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप एक की बार याद रखिए, यहाँ पे एक तो सी है मतलब कैपिटल है, दूसरी बात है रिसीट वाली, मतलब जहां पे वो रिसीव कर रहा है, मनी को अर्न कर रहा है, तो इट मीन्स डेट के थ्रू भी वो रिसीव कर सकता है ना। डेट के थ्रू मतलब वो लोन लेगा तो उसको फ्यूचर में तो कल पे करना है, जब पे करेगा तब एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आएगा ना, लेकिन जब ले रहा है तब तो डेट वाले पार्ट में आएगा ना। सिमिलरली नॉन डेट वाला पार्ट भी होता है। तो ये डेट वाला पार्ट कौन कौन सा हो गया, एक हो गया आपका लोन, ठीक है, दूसरा हो गया, अब ये देखिए अगर लोन की भी बात करता हूं तो ये इंटरनली भी ले सकता है और एक्सटर्नली भी ले सकता है। इंटरनल अगर लेगा तो फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक मार्केट से, या फिर यू कैन से दैट आरबीआई से, उसको हम बोलेंगे इंटरनल डेट। और अगर एक्सटर्नल लेगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लेगा, फॉर एग्जांपल आपका वर्ल्ड बैंक आ गया, आपका आईएमएफ आ गया, या यू कैन से दैट फॉरेन कंट्री से लेगा, फॉर एग्जांपल यूएसए से ले सकता है, यूके से ले सकता है, या एनी अदर कंट्री। तो यू कैन से दैट कि जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सपोज वो यहां से पैसा ले रही है तो ये इसके डेट वाले पार्ट में आएगा और रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि ले रहा है, मतलब इन सब से मनी जो है वो गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो गवर्नमेंट के पास जा रही है तो ये डेट वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट में अंदर आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई, आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें आपको बताई वो बताया मैंने पब्लिक मनी। अब लोगों का पैसा, गवर्नमेंट क्या करता है, लोगों से पैसा ले रहा है, ठीक है, लोगों से पैसे ले रहा है, ये पब्लिक मनी यू कैन से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो ये भी डेट का पार्ट आ जाएगा ना। हालांकि कल को गवर्नमेंट ने क्या करना है, कल को गवर्नमेंट ने ये वाला पैसा अलोंग विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोगों को पैसा वापस देना है। फॉर एग्जांपल आज को मैंने जाके 10,000 20,000 50,000 डिपॉजिट तो करवाया है, तो जब डिपॉजिट करवा रहा हूं तब ये गवर्नमेंट के पास आ जाएगा पैसा, तो गवर्नमेंट का रिसीट वाला पार्ट हुआ ना। लेकिन डेट पार्ट है, डेट पार्ट कैसा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कल मुझे देना है वापिस, तो फिर अभी इसका गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इसको लेके तो आगे ना वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देती है, अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि उससे पैसा उससे उसको इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो थर्ड देखिए मैंने पेंशंस की बात करता हूं या फिर प्रोविडेंट फंड की बात करता हूं। विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज द प्रोविडेंट फंड, और इनफैक्ट पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये वाला डेट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डेट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका है नॉन डेट पार्ट। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नॉन डेट पार्ट अंडर द कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस इज द डिसइन्वेस्टमेंट इनकम। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि यू कैन से दैट कि सेलिंग शेयर ऑफ एन एसेट। माय डियर स्टूडेंट, इसमें ना आपने अपने एसेट्स के कुछ पार्ट को आपने बेचा है,
तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, यू कैन से दैट द डेट। ये तो आपने अपने एसेट्स को बेचा है ना, उसमें पार्टनरशिप किसी को दे दी सपोज, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन डेप्ट वाला पार्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में दो पार्ट आते हैं, डेट भी और नॉन डेट भी। अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि डिस इन्वेस्टमेंट इनकम्स कम अंडर द डेट पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, आपको तो पता है कि ये रिसिप्ट वाला पार्ट है, ठीक है, कैपिटल वाला भी है, बट ये डेट में आ रहा है या नॉन डेट में आ रहा है, यहाँ पे ट्रैप बन जाता है। तो मतलब बड़े माइन्यूटली आपने इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। अब अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, तो ये भी लोन इसमें आता है, इसमें भी आपका पेंशंस या फिर प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, इसमें भी आपका डिफेंस आ जाएगा, या यू कैन से दैट के इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, या यू कैन से दैट के इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। अब दिस इज द पार्ट, मतलब दैट इज कंसर्न्ड, दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सपेंडिचर। तो यहां पे यू कैन से दैट के लोन की अगर बात हो रही है तो हाउ द लोन कंप्राइजेस द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स देखिए कि द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट हैव टू बी रिटर्न। मैंने जो पीछे आपको कैपिटल रिसिप्ट वाले पार्ट में बताया था कि लोन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनली या एक्सटर्नली रिसीव किया था, इंटरनली इंटरनल डेट, एक्सटर्नली एक्सटर्नल डेट, ये वाला गवर्नमेंट तो इसको गवर्नमेंट को तो ये वाला लोन पे करना ही करना है ना, इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को रीपे करना है। तो जब रीपे करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसका पार्ट आ जाएगा, आपका किसका पार्ट आ जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यू कैन से दैट, आप इसके लिए लिख दें ताकि आपको याद रहेगा, रिटर्न्ड लॉन्स, ठीक है ना, रिटर्न्ड लॉन्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद यू कैन से दैट, आपको मैंने बताया था पब्लिक मनी, मतलब इसी को आप इसमें पब्लिक मनी लिख लीजिए। मैंने क्योंकि वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ पब्लिक मनी, क्योंकि पीछे भी मैंने आपको बताया पब्लिक मनी के बारे में। तो पब्लिक मनी मैंने आपको कहा था कि लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोज पैसा अपना दे रहे हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इससे एसेट क्रिएट कर रहा है, इससे इनकम जनरेट कर रहा है। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट लोगों ने अपना पैसा इसको दिया है, तो जब दिया है तब ये कैपिटल रिसिप्ट वाला पार्ट आएगा। लेकिन इन फ्यूचर में जब गवर्नमेंट जो होगा इस पब्लिक मनी को रिटर्न करेगा, तो तब कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट आएगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो पैसा दे रहा है। तो दैट कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब लिया, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आ गई पब्लिक मनी, तो यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा दिया, मतलब इनकम जनरेट की। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा गया, तब ये इसका कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा, तब ये क्या होगा, रिसिप्ट का पार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट किया, रेल, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकम जनरेट की। अब यहां से वो इनकम जनरेट करता है, तो तभी तो लोगों को भी इंटरेस्ट के साथ देता है ना पैसा। आप 20,000 जमा करवा रहे हैं, तो आफ्टर 5 ईयर आपको 25 अगर मिल रहा है, तो वो कहां से मिलेगा, वो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी ना। तो अब जब तो गवर्नमेंट ने इससे लिया तब कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, लेकिन जब गवर्नमेंट पार्ट इसको पे करेगा तब ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। आई होप यहाँ पे आपको समझ आएगा। सिमिलरली डिफेंस के लिए आपका आर्म्स एंड इम्यूनिशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ये सारी की सारी चीजें भी आपकी, अगर मैं डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सम टाइम यू कैन से दैट डिफेंस एक्सपेंडिचर कम्स गोज इनटू द building assets like road, bridges, airport. Hence you can say that a part of defense expenditure जो होगा it forms a part of the capital expenditure। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बड़ा ही tedious, बड़ा ही हेक्टिक और एक लेंदी जो था ये सारा बजट वाला पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप ना ये बड़ी मतलब मैंने यू कैन से दैट के एक कंप्रीहेंसिव मैनर मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आप एक बार अगर देखेंगे, अभी ये अगर 1 आवर का लेक्चर है तो कोई बात नहीं, आप 1 और 30 मिनट्स ले लीजिए, 2 आवर्स ले लीजिए, लेकिन इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए ताकि दोबारा कभी आपको इस बजट पे इतना टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बाहर आपको कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया है वो था आपका बजट। बजट में मैंने आपको कहा था 2 पार्ट हैं, एक था आपका रेवेन्यू अकाउंट, एक था आपका कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में मैंने आपको कहा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें कैपिटल अकाउंट में भी आपका आ जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस रेवेन्यू रिसिप्ट में भी आपका टैक्स पार्ट था और नॉन टैक्स पार्ट था, और इसमें आपका एक्सपेंडिचर वाला पार्ट था। इसमें भी आपका रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट में भी मैंने आपको अभी जो बताया सारा के कहाँ कहाँ से उसको रिसिप्ट हो सकता है और कहाँ कहाँ पे उसमें एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बजट दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स, ठीक है।